का मैत्रक वंश। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हैंड्सॉन्ग के यात्रा विवरण में ही इसकी जानकारी हमें मिलती है। हैंड्सॉन्ग ने अपने यात्रा विवरण में कहा कि 580 ईस्वी में एक शासन कर रहा था वल्लभी का, जिसका नाम था शिलादित्य प्रथम। शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य, क्या नाम था? धर्मादित्य। शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य, इनके बारे में लिखते हैं हैंड्सॉन्ग। 580 ईस्वी में ये शासन कर रहे थे। इनके लेख में जानकारी हमें प्राप्त होती है वल्लभी में मैत्रक वंश। और इसके बाद में जो शासक होते हैं वह होते हैं खरग्रह। फिर उसके बाद शासक होते हैं धरसेन, कृत्य और महाराज शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य। आवाज आ रही पीछे? आ रही है? पूरा नाम है इनका महाराज शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य। फिर इनके उत्तराधिकारी होते हैं महाराज खरग्रह, फिर धरसेन, फिर ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य। हाँ जी, देखिए सुने हैंड्सॉन्ग के यात्रा विवरण में जानकारी मिलती है कि शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य 580 ईस्वी में शासन कर रहा था। उसने ये नहीं बताया कि संस्थापक कौन थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो शासक थे 580 ईस्वी में शासन कर रहे थे। कहां पर? वल्लभी कहां पड़ती है? वल्लभी कहां है? गुजरात में। जैन धर्म की संगति होती है, हाँ, जैन गुजरात में। ठीक है, तो वल्लभी का मैत्रक वंश था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है कि महाराज शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य इस समय पे शासन कर रहा था। उसके बाद में उसका भाई रहता है खरग्रह, वो शासन करता है। फिर उसके बाद में उत्तराधिकारी आते हैं धरसेन कृत्य। फिर उसके बाद में शासन बनते हैं अंतिम ध्रुवसेन द्वितीय। ये ध्रुवसेन द्वितीय का समकालीन था हैंड्सॉन्ग। ठीक है, ध्रुवसेन द्वितीय का समकालीन था हैंड्सॉन्ग। लेकिन हैंड्सॉन्ग लिखता है सबसे पहले इनके बारे में। अब इनका नियंत्रण कहाँ था? इनका नियंत्रण लगभग इसका जो पश्चिमी भाग है यानी कि मंदसौर वाला क्षेत्र, वहां से लेकर के इस वाले पूरे रीजन तक, यानी कि लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश का जिनका शासन था। और गुजरात के वल्लभी से लेकर यहाँ तक ये फैले हुए थे ये शासन। इस समय में ये शासन मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहे थे। ठीक है, ये इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वल्लभी के मैत्रक वंश के बारे में। ठीक है, इनकी जानकारी के लिए लिख लें आप कौन सा लिए गए? रतलाम का ताम्रपत्र। रतलाम में एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, रतलाम के ताम्रपत्र से। इनके शासन की जानकारी। ठीक है,
जानकारी तो हमें हैंडसम दे देता है, कुछ जानकारी ये दे देते हैं। रतलाम का जो ताम्रपत्र था इसमें ये मिलता है कि इस शासक ने रतलाम ताम्रपत्र के अनुसार इस शासक ने मालवा पर अधिकार किया, इन शासकों ने, ठीक है। मालवा मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र पर इनका अधिकार रहा। ध्रुवसेन द्वितीय, बालादित्य का पहले राज, शिलादित्य प्रथम, धर्मादित्य का, खरग्रह और दर्शन भी कोई शासक इनमें हुए हैं। क्लियर? हाँ, डाउट? सर ये जो ध्रुवसेन द्वितीय था तो ये अपनी लड़की की शादी हर्ष से किया था, हर्षवर्धन। अच्छा, किए होंगे, छोटी मोटी बातें होंगी। चले आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डालें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रभावशाली भी है, राष्ट्रकूट वंश। लिखे भाई राष्ट्रकूट वंश। क्या जानते हो आप राष्ट्रकूट वंश के बारे में? पहली बात तो ये कि इनका समयकाल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य होता है। इससे इस सदी के मध्य में ये शासन करते हैं, मतलब पूरे राष्ट्रकूट शासक जो होते हैं लगभग 250 से 300 सालों तक इनका प्रभाव रहता है राष्ट्रकूट शासकों का। राष्ट्रकूट जो शासक, इस शासकों में 2 शाखाएं इनकी मुख्य रूप से होती है, ठीक है। 2 शाखाएं इनकी मुख्य रूप से होती है। एक शाखा होती है जो कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग यहाँ पर कौन सा है? ये बैतूल जिला दिख रहा है, ये बैतूल है। और इधर एक जिला है ये अमरावती, जस्ट बैतूल के नीचे। याद रखिए अमरावती हमने किसको दिया था? महाराष्ट्र को दिया था। इधर अकोला, अमरावती, तो अमरावती। इस अमरावती से बैतूल वाले क्षेत्र में शाखा थी राष्ट्रकूटों को, जिसको कहा जाता था बैतूल या अमरावती शाखा, ठीक है। समझ में आया सभी को? बैतूल या अमरावती शाखा, ये गैस कर लो, बैतूल अमरावती शाखा। और दूसरी शाखा जो थी वो शाखा थी, इसका नाम था मान्यखेत शाखा। मान्यखेत शाखा, इस मान्यखेत को वर्तमान में मानिकर या मालखेड़ कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में, सोलापुर का नाम महाराष्ट्र में, सोलापुर, सोलापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। कोल्हापुर की चप्पल है, सोलापुर का कोई चीज फेमस है चप्पल वगैरह, तो सोलापुर महाराष्ट्र के निकट है, मतलब मान्यखेत कुछ जिला में अपने वालखेड़ के नाम से, लेकिन सोलापुर के निकट है। सोलापुर आप जानते हैं सीधी। तो ये 2 शाखाएं थी। इस शाखा में जो थे कई सारे शासक हुए, बैतूल अमरावती शाखा में भी। अब जाहिर सी बात है बैतूल शाखा के बारे में जानकारी है तो मध्य प्रदेश का लेना देना तो रहेगा। अब इस शाखा के बारे में भी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? तो इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगा मुलतई। मुलतई क्या पड़ता है? बैतूल में। और तीतरखेड़ी, तीतरखेड़ी भी बैतूल में। यहाँ पर हमें ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, मुलतई और तीतरखेड़ी ताम्रपत्र। इन ताम्रपत्रों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बैतूल शाखा में कौन कौन शासक रहे, ठीक है। इस शाखा में शासक रहे तो आप लिख सकते हो स्वामिक राज। पहला शासक इसको मत लिखिए आप, पहला शासक लिखें दुर्गराज। दुर्गराज लिखें, धरती दुर्ग इसमें नहीं, दूसरे में है दुर्गराज। दुर्गराज, ठीक है। दुर्गराज एक लिखें, स्वामिक राज, एक लिखें नटराज युद्धासुर। ये इसमें प्रमुख शासक हुए, दुर्गराज, स्वामिक राज, नटराज, युद्धासुर। सबसे प्रभावशाली शासक जो था इसमें ये था नटराज युद्धासुर। नटराज युद्धासुर की जानकारी हमें बैतूल
ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। साथ में और क्या जानकारी प्राप्त होती है कि नन्नराज युद्धासुर जब इतना प्रभावशाली था तो इसने नियंत्रण किया था और साथ में अपने नेक पर अपना राज्य का जो चिन्ह था वो गरुड़ था। मतलब जो भगवान कृष्ण का वाहन बोला जाता है गरुड़ को इन्होंने क्या किया अपनी राज्य की मुद्रा बनाई। इसको इन्होंने अपनी राजकीय मुद्रा बनाया। किसने? नन्नराज युद्धासुर ने। समझ में आया? लिया सभी ने? चलिए अब ये वाली शाखा बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पाती। 2-3 शासक होते हैं इसमें, दुर्गराज होते हैं, स्वामिकराज होते हैं, नंदराज होते हैं, जिनको भी होते हैं गोविंदराज, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते जब तक नंदराज युद्धासुर का प्रभावशाली थे। बाद में इस शाखा का एक शासक आता है। इस शाखा का जो था संस्थापक गंती दुर्ग, ये शासन करता है 744 ईस्वी। है 744 ईस्वी में गंती दुर्ग। ये इस शाखा का संस्थापक भी था। अगर आपसे पूछा जाए और रावण फिगर में मैथ के अनुसार कि समस्त राष्ट्रकूट शाखा का संस्थापक कौन था, कौन लगाओगे? गंती दुर्ग, है ना? आप बंद करके लगा देना, ठीक है? गंती दुर्ग, क्योंकि मुख्य शाखा ये रही, संस्थापक भी यही था, प्रभावशाली भी यही था, गंती दुर्ग। गंती दुर्ग इतना प्रभावशाली था कि स्थापना तो इसने सोलापुर के निकट करी, लेकिन मध्य प्रदेश में आकर इसने कहां कर लिया? उज्जैनी को जीत लिया, ठीक है? इस समय पे उज्जैन में, उज्जैन कहां पड़ेगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में? तो उज्जैन यहाँ था, इधर सोलापुर यहाँ था, यहाँ से आकर इस क्षेत्र को ये अपने नियंत्रण में कर लेता है। इस समय पे इनके ही समकालीन एक वंश चल रहा था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार, ठीक है? गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे इस समय पे देवराज थे। देवराज इतने मजबूत नहीं थे, दूसरे होते तो इस गंती दुर्ग को पीट देते, लेकिन देवराज प्रभावशाली नहीं था। तो देवराज को क्या किया? इसने पीट दिया गंती दुर्ग ने, और पीटने के बाद में क्या कर दिया? इस उज्जैनी पर अपना नियंत्रण कर लिया, उज्जैनी को जीत लिया, ठीक है? उज्जैनी जीता। अब जाहिर सी बात है उज्जैनी जीतेगा तो डायरेक्ट तो अगर जीतेगा नहीं, आसपास के क्षेत्र को जीता, यानी कि मालवा को भी जीता। मालवा का कुछ भाग इसके नियंत्रण में, या बोलेंगे कई सारे क्षेत्र इसके नियंत्रण में चला गया था, तो मालवा पर भी विजय प्राप्त करी, क्योंकि उज्जैनी बीच में है मालवा के में। तो मालवा जीता, उज्जैनी जीता। और उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि ये जो शासक थे ये गंती दुर्ग क्या थे? ब्राह्मण थे। इसको बता दो, इसको बता देता, इनका रोल खत्म हो गया, हम इसको हटा देते हैं। गंती दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण थे। तो इन्होंने किया था यहाँ पर उज्जैनी को जीतने के बाद में, जिसका नाम था हिरण्यगर्भाधान। हिरण्यगर्भाधान क्या उत्सव होता है? इसमें कोई ब्राह्मण अगर क्या कर दे कि इस प्रोग्राम का आयोजन कर दे और साथ में कुछ दान वगैरह कर दे, कुछ यज्ञ वगैरह कर दे, तो वो क्षत्रिय बन जाता था। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि क्षत्रिय शासक का काम होता है शासन करना, है ना? हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ये क्षत्रिय शासक बनेगा। और ये ब्राह्मण थे, जिन्होंने क्या किया? इस हिरण्यगर्भाधान वाले प्रोग्राम को किया और ये शासक बन गए, ठीक है? तो हिरण्यगर्भाधान प्रोग्राम का आयोजन कौन करता है? गंती दुर्ग करता है। कहाँ करता है? उज्जैनी में करता है। किसके उपलक्ष्य में करता है? देवराज जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे इनको हरा के करता है। समझ में आया सभी को? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? अब गंती दुर्ग के बाद में, हाँ, गंती दुर्ग ने बहुत सारे क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी थी भैया। भारत के संदर्भ में बात करें तो काफी कुछ क्षेत्रों में ये चले गए।
तो मेरा भारत एकदम छोटा बन गया। चलो ठीक है, समझ जाना है भारत है भारतीय। हाँ, तो ये जो भारत है दत्ते जो यहाँ थे, मतलब कि इस वाली शाखा में थे, सोलापुर के निकट थे, मालवा को जीत लिया था, इस वाले क्षेत्र को ये इनके नियंत्रण में आ गया था। इसके अलावा इन्होंने कौशल जीता। ठीक है, कौशल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में, वही जो अयोध्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, कौशल के साथ में इन्होंने जीता काशी, कौशल जीता, काशी जीता, और देख लें मालव लाट जीता, मालव लाट बोले तो धार को बोला जाता है मालव लाट। इस वाले क्षेत्र को इन्होंने जीता और इतने पावरफुल थे, माने जाते हैं कि कांची भी जीता। कांची कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में, तो कांची जीता। इन वाले क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण हो गया था, यानी कि इस वाले रीजन पर लगभग एक समय ऐसा था, दंती दुर्ग के समय पे इस वाले मध्य भारत दक्षिण भारत के अधिकतर भाग पर दंती दुर्ग ही शासक था। ठीक है, इस वाले क्षेत्रों को इन्होंने अपने नियंत्रण में किया। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार और बोले, लेकिन कांची जीता, कौशल जीता, कांची जीता, कौशल जीता, कलिंग भी जीता, मालव लाट जीता, श्रीशैल जीता और जीता। ठठेरा वाला और क्या कबूतर वाला, दोनों मिलाकर ठक। ठीक है, ठक कहाँ है ये लोकेशन में ढूंढ नहीं पाया, आप लोग ढूंढ रहे हैं ठक कहाँ है, मुझे मिली नहीं एक्चुअली में, मैंने ढूंढी। ये मालव लाट तो बड़ी मुश्किल से मिल पाया कि धार के नाम से इसको जाना जाता था, मालव लाट। ठीक है, तो मालव लाट तो जीत लिया। श्रीशैलम कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीशैलम को जीता। हाँ, कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र है, कलिंग को भी जीत लिया था। तो इन सारे क्षेत्रों पे इनके नियंत्रण में था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने माही, महानदी और रेवा मतलब कि नर्मदा के किनारे कई सारे युद्ध लड़े, साउथ में भी बहुत युद्ध किए। फिर उसके बाद में इनके उत्तराधिकारी होते हैं इनके चाचा, जो रहते हैं कृष्ण, अगले शासक बनते हैं कृष्ण। जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं इनके चाचा कहे जाते हैं, इनका चाचा था कृष्ण। इनके बारे में ये विशेषता है कि इनके समय में एलोरा मंदिरों का निर्माण हुआ था। एलोरा मंदिर इनके चाचा के समय पे बनाए गए थे। एलोरा मंदिरों का निर्माण इनके चाचा कृष्ण के समय पे हुआ था। देख लिया? फिर उसके बाद में लिखे, इसके बाद में कृष्ण के बाद में शासक बनते हैं गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय इधर बिठा दूं? अब याद रखिए, हम लोग इस वाली शाखा में चल रहे हैं, दंती दुर्ग वाली में। तो दंती दुर्ग के बाद में उत्तराधिकारी होते हैं कृष्ण, कृष्ण के बाद में होते हैं गोविंद द्वितीय। अब गोविंद द्वितीय चूंकि कमजोर शासक था, तो इसका जो छोटा भाई था थोड़ा पावरफुल था, गोविंद द्वितीय का, जिसका नाम रहता है ध्रुव। ये ध्रुव क्या करता है, इसको हटा देता है कि आप योग्य नहीं हो, मैं शासन करूंगा। ध्रुव शासन करता है। अब जब ध्रुव शासन करता है, यहीं से धीरे धीरे शुरू हो जाती है लड़ाई, जिसको लेकर कल हमने एक वंश पढ़ा था, वर्धन वंश। वर्धन वंश के दौरान हमने पढ़ा था मोंगरी वंश शासन कर रहा था, कहां पर? कन्नौज पर। कन्नौज पर जब मोंगरी वंश के शासक की हत्या कर दी जाती है गृहवर्मा की टीम के द्वारा, देवगुप्त के द्वारा, उसके बाद में हर्षवर्धन संभाल लेता है जिम्मेदारी। लेकिन जब हर्षवर्धन मर जाता है, उसके बाद में कोई भी इतना शक्तिशाली सम्राट नहीं आता है जो कि कन्नौज से लेकर आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर सके। तो फिर कन्नौज को उत्तराधिकार, क्योंकि कन्नौज उत्तर प्रदेश में इसी जगह पर मौजूद है, स्ट्रेटेजिकली दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी रणनीतिक दृष्टि से जिसने उस पर नियंत्रण किया वो उत्तरी भारत का एक प्रकार से शासक था, सम्राट था। तो कन्नौज को लेकर एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कन्नौज का उत्तराधिकारी कौन, इसके लिए लेकर 3
शासक यहाँ पर लड़ाई करते हैं। भारत के संदर्भ में ये जो लड़ाई होती है वो 3 शासकों के मध्य में होती है। कौन कौन की? एक तो होते हैं यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक, एक होते हैं मध्य प्रदेश में प्रतिहार शासक, एक होते हैं बंगाल में पाल शासक, और कन्नौज होता है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर। ठीक है, तो इधर राष्ट्रकूट वाले लड़ते हैं, इधर प्रतिहार लड़ते हैं, इधर पाल लड़ते हैं। और किसको लेकर लड़ते हैं? इसको लेकर। तो इन तीनों में जो लड़ाई होती है इसको बोला जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष। इनमें विवाद ये चलता है, विवाद इतना लंबा चलता है, इतना लंबा खिंचता है कि इनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां गुजर जाती है, मतलब कई सदियां गुजर जाती, फिर भी ये पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाते। कन्नौज को लेकर कभी पाल शासक धर्मपाल इनको हरा देता था, तो कभी राष्ट्रकूट शासक गोविंद इनको हरा देता था, तो कभी प्रतिहार शासक जो थे भोज वगैरह तो ये इनको हरा देते थे। एक दूसरे में लड़ मरकर कट मारते रहे। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। तो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों की तरफ से भाग लेने वाला पहला आदमी था ध्रुव। ठीक है, प्रथम शासक था इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक ध्रुव के बारे में। अब इन्होंने, ध्रुव ने भी कई सारे क्षेत्रों को जीता, इन्होंने मालवा को जीता था और उसमें तो लड़ाई में भाग लिया ही था, युद्ध में संघर्ष भी किए थे और मालवा को इन्होंने जीता। और जो प्रतिहार शासक थे वत्सराज, उनको इन्होंने हराया था। एक्चुअल में लड़ाई वत्सराज को लेकर ही होती है। वत्सराज प्रतिहार शासक थे। वत्सराज आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिहार शासक अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा राष्ट्रकूटों के बाद। तो ये प्रतिहार शासक थे। प्रतिहार मतलब कि गुर्जर प्रतिहार। तो प्रतिहार शासक वत्सराज को इन्होंने पराजित कर दिया। पीछे दिख रहा है सागर भैया? ब्लर तो नहीं हो रहा? ठीक है, तो वत्सराज को ये पराजित कर देते हैं। कौन? ध्रुव। कहां पर? झांसी के आसपास वाले क्षेत्र में लड़ाई करने के लिए जाते हैं। झांसी कहां पड़ेगी? ये मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश था, तो ये वाला क्षेत्र झांसी था, इधर इसी के पास में कन्नौज था, और ये इधर से जाने से पहले इसको रोक लेते हैं और बीच में जाके यहीं पर लड़ाई हो जाती है झांसी में जाने के लिए। यूपी वाला झांसी, वही जो बाहर बड़ी सी मूर्ति लगी है महारानी झांसी, उन्हीं के नाम पर वो वाला झांसी। ठीक है, तो झांसी के निकट इनको पराजित कर देते हैं वत्सराज को। कौन? ध्रुव। वत्सराज कौन था? प्रतिहार शासक। लड़ाई इसी के चक्कर में होती है। वत्सराज क्या करता है? महत्वाकांक्षी शासक था, इसकी इच्छा थी कि मैं कन्नौज पर अधिकार करूं। जब ये लड़ाई इसने शुरुआत कर दी, वहां के जाके शासकों को पराजित किया। अब दूसरा आदमी को तो मौका चाहिए लड़ाई के लिए, फिर इन्होंने भी भागीदारी किया। तो फिर उधर पाल शासक मजबूत थे। पाल शासक कौन थे? हमने कल एक पढ़ा था, जब हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन क्या कौन करता है? गुप्त करता है, शशांक करता है। शशांक किस वंश का शासक था? गौड़ वंश का शासक था। वो गौड़ वंश कालांतर में धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया? वो पाल वंश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, गौड़ वंश की शाखा बाद में पाल वंश के रूप में स्थापित हुई। वैसे वो गौड़ वंश ही था, लेकिन उसके शासक हुए धर्मपाल पाल नाम से ज्यादा हुए, तो बाद में पाली वंश नाम उसका पड़ गया। ठीक है ना, तो वो उन शासकों ने फिर संघर्ष में भाग लिया। वो हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे, उनको भारत के इतिहास में आप लोग अलग से देख लीजिएगा पाल शासकों को। ठीक है, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों को हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ेंगे। चलिए, ये आगे समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल को भी हरा दिया होगा, पावरफुल था। अब ध्रुव के बाद में लिखे, ध्रुव के बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं जिनका नाम रहता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय बहुत प्रतिभाशाली शासक रहता है। गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड, 1 2 3 वाला। आवाज साफ नहीं आती क्या मेरी? क्या मेरी आवाज ही ब्लर मारती है? अच्छा, मैं द्वितीय बोल रहा था, आपको तृतीय सुनाई देता है, ऐसा है? लता मंगेशकर जी, मेरी भी आवाज आपकी तरह हो। ठीक है,
गोविंद तृतीय जो थे इनकी विशेषता क्या थी? इन्होंने भी कौशल जीता था। कौशल बंग बोले तो बंगाल, ठीक है ना, बंगाल को बंग बोला जाता है। पूरा बंगाल उस समय पे बांग्लादेश में शामिल था और अपना पश्चिम बंगाल में शामिल है, पूरा मिला, ठीक है। कौशल, बंग और साथ में कौन सा जीता था इन्होंने? दाहल। दाहल कौन सा है? जबलपुर। अब आपको याद रहेगा दाहल भी इन्होंने जीता था। कौशल, बंग, दाहल और कलिंग, इन वाले क्षेत्रों पर वापिस गोविंद तृतीय ने उसके समान ही, किसके समान? जो जगती दुर्ग थे उनके समान ही इन क्षेत्रों पर कई सारे शासकों को पराजित किया। जो पाल शासक थे धर्मपाल, वो भी सरेंडर कर देते हैं। एक और रहते समय पे चक्रा युद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष में ही जीत जाता है। कौन? गोविंद तृतीय। प्रतिहार शासकों को ये पराजित देता है और प्रतिहार शासकों में हरा देता है ये। प्रतिहार शासक में इस समय पे एक प्रतिभाशाली शासक है, वैसे वो भी काफी धुरंधर योद्धा था, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट सेकंड इस समय पे आता है प्रतिहार में। तो नागभट्ट सेकंड को प्रतिहारों में ये हरा देता है। नागभट्ट सेकंड हार के उधर राजस्थान की तरफ भाग जाता है, मरता नहीं है, भाग जाता है। भाग के वहां पर उस पर नियंत्रण कर लेता है और बाद में वहां से फिर से प्रयास करता है इनको हराने के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में गोविंद तृतीय इनको हरा देता है। जिसको नागभट्ट प्रतिहार को हरा देता है, तो जो पाल शासक था धर्मपाल, तीसरी पार्टी, वो तीसरी पार्टी अपने आप सरेंडर कर देती है। चक्रायुध नाम का भी एक फेमस व्यक्ति था, इस लड़ाई में भागीदारी कर रहा था। चक्रायुध और धर्मपाल दोनों मिलकर सरेंडर कर देते हैं जब ये हार जाता है। तो इस समय पे गोविंद तृतीय क्या हो जाता है? कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। गोविंद तृतीय कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? नर्मदा के किनारे कुछ मंदिरों का निर्माण भी कराया। नर्मदा के किनारे मंदिर निर्माण में भी इन्होंने भागीदारी करी गोविंद तृतीय ने। इसके अलावा एक फेब्रुअरी के बारे में आप लोग लिख लें। इन्होंने पांडे हार्दिक पांडे वाला, पांडे, पल्लव, केरल, गंग संघ को नष्ट किया। दोबारा बोलो, पांडे, पल्लव, केरल, गंग, बंग मत करना, गंग, गै गमला वाला दो बार लिख लेना, ऊपर अंक की मात्रा, ठीक है। गंग, अच्छा बने भैया, अच्छा गंग के आगे बोलना है। मुझे लगा लक्ष्मी इन लोगों को समझ में नहीं आया था, ये गंगा वाला गंग है, ठीक है ना, गंग। और तो लिख लिया आपने। ये संघ था, मतलब ये दक्षिण भारत के सारे शासक थे। जैसे हम बात करेंगे पांडे, ये भी शासक थे। केरल वाले क्षेत्र में जो थे वो केरल के शासक थे, गंग शासक और पांडे जो उन्होंने संघ बना करके उत्तरी भारत के शासकों को हराने के लिए एक समूह बना लिया था। यानी कि ये एक प्रकार से बोलेंगे जैसे नाटो भी चल रहा है रूस को हराने के लिए, तो इन्होंने एक प्रकार से एक संगठन बना लिया था। तो संगठन बना के इनको अटैक करना शुरू कर दिया। तो इस संघ को अकेला गोविंद तृतीय जाकर सबको पीटाया, अकेला जाके सबको पीट दिया इसने, इतना पावरफुल था, ठीक है। गोविंद तृतीय समझ में आया सभी को? नहीं आया? चलो अब आगे लिखिए। इनके बाद में कुछ और शासक बनते हैं। बहुत सारे शासक आते हैं लेकिन इंपोर्टेंट आप लोग लिख लें। लेकिन गोविंद तृतीय के बाद में शासक बनते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय के बाद शासक बनते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जब शासन करते हैं तो उस समय पे बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं रहते हैं। एक प्रकार से क्या थे, अपरिपक्व शासक, फिर बोलेंगे अल्प वयस्क, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। अल्प वयस्क शासक थे,
अमोघ वर्ष के एक व्यक्ति रहते हैं कर्क नाम के, ये इनके संरक्षक रहते हैं। जैसे अकबर जब छोटा रहता है तो उसका संरक्षण बैरम खान करता है, उसी प्रकार से इसके संरक्षक रहते हैं अमोघ वर्ष। इनके शासनकाल में बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं होता है, लेकिन इनका साम्राज्य थोड़ा सा, इनका शासनकाल, साम्राज्य नहीं शासनकाल थोड़ा सा जैन धर्म के रूप में, जैन धर्म के ये अनुयायी थे खुद। हाँ, और ये अच्छे राइटर भी थे, तो एक किताब भी लिखते हैं कन्नड़ भाषा में, कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग की इन्होंने रचना की कन्नड़ लैंग्वेज में। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में बोली जाती है। अभी केजीएफ देखिए ना, मतलब सुना होगा, सब पिक्चरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, 1718 करोड़ कमा गई वो, बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुना है कि तो वो जो स्टार है ना, यस, कन्नड़ का सुपर स्टार है, उसकी रियल लैंग्वेज हिंदी में नहीं है, वो हम जो मूवी देखते हैं वो हिंदी में डब करके देखते हैं। वो कन्नड़ सिनेमा का सुपर स्टार है, जो यस है केजीएफ वाला, तो वो कन्नड़ का, कन्नड़ का बोली जाती है, तो फिर उसे कर्नाटक की राजकीय भाषा है। ठीक है, जैसे केरल की कौन सी है? मलयालम, ठीक है, और तमिलनाडु की, तमिलनाडु की तमिल है भाई, और तेलुगु कहाँ की है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तेलुगु है। चलिए ये हो गया अमोघ वर्ष। इनके समय में कुछ और कुछ राइटर हुए, ये खुद राइटर थे, कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना करते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैन मुनि होते हैं, जैसे कि आदि पुराण, आदि पुराण एक ग्रंथ था, इस आदि पुराण के रचयिता रहते हैं जिनका नाम रहता है जिन सेन, जिन सेन, ये इनके शासनकाल में रहते हैं। इसके अलावा एक ग्रंथ रहता है गणित गीता सार, गणिता सार संग्रह, गणिता सार संग्रह, इसके राइटर रहते हैं महावीराचार्य, महावीराचार्य, सही लिखा है, महावीराचार्य, गणिता सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, और आदि पुराण के रचयिता जिनसे एक अमोघ वृत्ति, एक ग्रंथ और रहता है अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति, इस अमोघ वृत्ति के राइटर रहते हैं सत्तायन, सत्तायन, इस अमोघ वृत्ति के राइटर रहते हैं सत्तायन। ये तो सुना है मैंने कवि राजमार्ग, तो वो तो पता नहीं, ठीक है, हो सकता है, देख लेना। चलिए, अमोघ वर्ष के शासनकाल को जाना जाता है जैन धर्म के लिए। आदि पुराण के रचयिता जिनसे इनके समकालीन रहते हैं महावीराचार्य ने गणिता सार संग्रह लिखा, और अमोघ वृत्ति के रचनाकार थे सत्तायन, खुद एक लिखते कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा में, इनके संरक्षण कर्म लेंगे, और जैन धर्म के अनुयायी थे तो संलेखना पद्धति का अनुसरण करते हैं, और तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले लेते हैं, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर मृत्यु कर लेते हैं, अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, जीवन लीला समाप्त तुंगभद्रा नदी में इनकी हो जाती है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में जी पंपा नदी भी बोला जाता है। अच्छा, पंपा सरोवर कहाँ है? सुना है पंपा सरोवर, रामायण में आता है पंपा सरोवर। अब तो सपना वाले सभी चीजों पर अपना अधिकार करने लग गए हैं। चित्रकूट के पास है क्या? ये दक्षिण का पंपा सरोवर की बात कर रहा हूँ। ये है जहाँ पर सबरी कुटिया है ना, वहीं उसी के आसपास है पंपा सरोवर। चित्रकूट का भी है, चित्रकूट का होगा लेकिन वो फेमस नहीं है। पंपा सरोवर साउथ का फेमस है जो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। चलिए, हाँ, अब लिखे इनके बाद में शासक होते हैं कृष्णदित्य। कृष्णदित्य के बारे में ज्यादा फैक्ट नहीं है, बस दो फैक्ट लेते हैं। भोज प्रतिहार तथा चोलों से पराजित हो जाता है। भोज जो कि प्रतिहार पूरा नाम रहता है मिहिर
मिहिर भोज का। तो लिख सकते हो मिहिर भोज और चोल शासकों से पराजित हो जाता है। प्रश्न देखते हैं, फिर से बोलता हूं, भोज क्वेश्चन में लिख लेना प्रतिहार, प्रतिहार वंश से भोज शासक है, मिहिर भोज नाम है पूरा, तथा चोलों से पराजित होता है। चोल यानी कि चोल भी शासक थे, चोल भी हरा देते इनको। हाँ, जय चोल पांड्य दक्षिण में आते सारे। आगे लिखे, लिख लिया। अगला लिखे, कलचुरी राजा कोक्कल देव की बेटी से विवाह किया। ऐसे समझो, भोज ओब्लिक कर लेना, मिहिर भोज, कंफ्यूजन मत रखो, गलत मत कर लेना, पूछ लो मिहिर भोज वंश रेखा गुर्जर प्रतिहार, इस वंश के शासक मिहिर भोज हरा देते हैं। प्रश्न देखिए, ठीक है। एक दूसरा दक्षिण में चलता है चोल। चोल कहाँ चलता है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र की बात है। तो चोल तो मैंने बहुवचन में बोल दिया, चोलों से, ठीक है ना, चोलों से पराजित हो जाता है, ठीक है। चोल शासक रहते हैं, वो इनको पराजित कर देते हैं। बहुत सारे रहते हैं उसमें, राजेंद्र, वो श्रीलंका तक को जीत लेते हैं, वो राजेंद्र वगैरह। श्रीलंका की उन्होंने एक प्रकार से दूसरी बना दी थी। दूसरी मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज है, दूसरी यानी होता है बार बार जाके पीट आता है श्रीलंका वालों को, इतना पीटा कि वहां पर अभी भी ज्यादातर लोग या तो सिंगली मिलेंगे या फिर मिलेंगे तमिल, ठीक है। तो ये श्रीलंका वालों के हालात है, बार बार जाके श्रीलंका को जीत लेते थे। ये चोल शासक इतने खतरनाक थे और उत्तर में जाकर बहुत सारे पराजित थे। तो इनसे ये भी हार गया था कृष्ण सेकेंड भी, चोलों से और इनसे मिहिर भोज से, ठीक है। समझ में आया सभी को? अगला लिखे, इनके बाद में इंद्र कृत्य। हाँ, एक पेज हो गया। कलचुरी राजा कोक्कल देव की बेटी से विवाह किया। कोक्कल देव, ये कलचुरी वंश है। कलचुरी वंश नहीं पढ़ा क्या हमने अभी? नहीं पढ़ा ना, पढ़ेंगे आगे। कलचुरी वंश कहाँ है? ये आपका जो क्या बोलते जबलपुर है, जिसको त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है, वहां पड़ता है त्रिपुरी कलचुरी, ठीक है। वहां का शासक थे कोक्कल देव। समझ में आया? लक्ष्मी, कलचुरी वंश था, उसका शासक है कोक्कल देव। इनकी कन्या थी, इनके साथ में विवाह होता है इनका कृष्ण का, ठीक है। चलिए, लिखिए सभी ने, आगे लिखिए इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, इनकी जानकारी हमें इंद्रगढ़ अभिलेख, जो कि मंदसौर में प्राप्त होता है। इंद्र तृतीय की जानकारी हमें इंद्रगढ़ अभिलेख, मंदसौर में है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ में कोई अभिलेख प्राप्त होता है मंदसौर जिले में, वहां से हमें प्राप्त होती है इनकी जानकारी, मंदसौर। और इंद्र तृतीय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कई शासकों को इन्होंने भी पराजित किया था। कलचुरी शासकों में एक कन्या थी जिसका नाम था वेजम्बा। कलचुरियों की कन्या थी ये, कलचुरी शासकों की कन्या थी वेजम्बा। इसके साथ ये इंद्र तृतीय विवाह कर लेते हैं, वेजम्बा से विवाह। यानी कि एक प्रकार से इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि इस समय पे कलचुरियों का इनके साथ में, राष्ट्रकूटों के साथ में बेहतरीन संबंध था। लेकिन अंत में एक शासक आता है इंद्र के नाम से, तो इंद्र के नाम से शासक आता है, वो सबको लड़ाई करके सबके रिश्ते खत्म कर देता है और उनको जीत लेता है, ठीक है। वेजम्बा कलचुरी की कन्या वेजम्बा से विवाह किया और प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया। प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया। टाइम पीरियड लिख लेना इनका 914 ईस्वी से 917 ईस्वी। 914 ईस्वी से 917 ईस्वी। इंद्र तृतीय
914 ईस्वी से 917 ईस्वी। लिख लिया सभी ने। अब इंद्र के बाद में आते हैं गोविंद चतुर्थ। सर बोलते हैं इस समय अरब यात्री अल-मसूदी आया था सर। हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने आगे कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इनके समय पे लिख लेना। ये इंद्र तृतीय के समय पे, इंद्र थर्ड के समय पे अल मसूदी। अल मसूदी कौन थे? अल मसूदी थे अरब यात्री। अरब कहाँ पड़ेगा? अरब का प्रायद्वीप। अरब यात्री अल मसूदी भारत आए थे इंद्र तृतीय के समय में, यानी कि इनके समकालीन थे। ये भारत भ्रमण पे आए थे और इन दोनों के बारे में लिखते हैं। ये महिपाल वगैरह के समय पे भी आते हैं, तो महिपाल के बारे में बताते हैं, ये भी श्रेष्ठ शासक थे। और इंद्र तृतीय के बारे में भी ये लिखते हैं। इनको भी इन्होंने कहा कि ये भी श्रेष्ठ शासक इस समय पे चल रहे थे। सर इन्होंने बताया तो उस समय जो राष्ट्र शासक पल्लव थे और वो पल्लव राज्य को सबसे शासक राजा बताया गया राष्ट्र। हाँ ठीक है। अब इसके बाद में लिखे यहाँ पे इंद्र तृतीय के बाद में कृष्ण तृतीय। क्या बोला था मैंने? कृष्ण तृतीय बोला था। गोविंद गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय तो चला गया। उसके बाद लिखे अमोघ वर्ष थर्ड। अमोघ वर्ष थर्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। गोविंद चतुर्थ और अमोघ वर्ष थर्ड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। उसके बाद चलेगा। उसके बाद देखिए आप अगले शासक बनते हैं कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय देखिए कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो था इनका टाइम पीरियड लेंगे 939 ईस्वी से 967 ईस्वी। नहीं समझ में आया? 939 से 939 से 967, 939 से 967 ईस्वी ये इनका शासनकाल रहता है। आ गया? क्लियर समय? अब लिखे इनके बारे में। इनके समय में एक फेमस कवि थे पौन, ये रहते हैं कन्नड़ कवि रहते हैं पौन, दो ना आएगा पौन। इनके समय पे एक फेमस कवि रहते हैं कन्नड़ के पौन, जिनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है शांति पुराण। अरे अमोघ वर्ष पे मत जाओ। अभी क्या बोला था मैंने? अब ये चले गए अमोघ वर्ष के बाद में। कौन बोला था? कृष्ण तृतीय। उसके बारे में बोल रहा हूं। कृष्ण तृतीय के समकालीन थे कवि पौंड, जिनकी रचना थी शांति पुराण। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन थे, शांति पुराण के रचयिता कवि पौंड थे। बहुत फेमस है। साउथ में आप देखोगे पंप पौंड रण नाम सुना है? त्रिरत्न के साउथ के त्रिरत्न थे ये, पंप पौंड रण। ये साउथ में बहुत फेमस कवि है। आपको सभी को होमवर्क है, घर पे जाके आप संगम काल पढ़ना। ये मैं संगम काल मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। संगम काल का बहुत महत्व नहीं है, तो संगम काल आप जरूर पढ़े भारतीय इतिहास की दृष्टि से। वहीं आपको पता चलेगा तिरुवल्लुवर, कुरल और भी कौन कौन सी रचनाएं पहली बार आप सुनोगे। साउथ की हिस्ट्री भी पढ़ो, मूवी क्या देखते हो? चलो देखो आदि पुराण जिनसेन की रचना भी पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, अमोघ वर्ष के समय पे रहते। चलिए ठीक है। कृष्ण तृतीय के समय पे इन्होंने परमार शासक शिवों को पराजित कर उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय में परमार शासक थे शिवक, इनको पराजित करके उज्जैनी जीत लिया, उज्जैनी जीता। इसके अलावा इन्होंने मालवा जीता। ओके, इनकी विजय की जानकारी हमें आपके सतना में जो मैयर है वहां से एक लेख प्राप्त होता है। ठीक है, मैयर सतना में एक लेख होता है इनका कृष्ण तृतीय का। तो मैयर अभिलेख
मैयर अभिलेख से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक कि इतना खतरनाक लगता है कि इन्होंने जिनके पिताओं का, इनके शासकों का विवाह कल्चूरी शासन को हरा दिया इन्होंने। ठीक है, कल्चूरी शासकों को इन्होंने पराजित कर दिया, पराजित कर उन पर भी अधिकार कर लिया। आपका बेटा है, ठीक है। चलिए, कल्चूरी शासकों को इन्होंने पराजित कर दिया। और कल्चूरी जो था उस समय पे, कल्चूरी के क्षेत्र को क्या कहते थे? त्रिपुरी। त्रिपुरी राजधानी थी। उस पूरे क्षेत्र को बोलते थे हम लोग जबलपुर को डाहाल या डाहाल। उस डाहाल में उस समय पे शासन कर रहे थे कौन? लक्ष्मण राज तृतीय। उनको इन्होंने हरा दिया था। इंद्र चतुर्थ, इनके बाद में शासक बनते हैं इंद्र चतुर्थ, अंतिम शासक है इंद्र चतुर्थ। इंद्र चतुर्थ जी, कोई कुछ कह रहा है? देखिए, इंद्र चतुर्थीय के राष्ट्रकूट शासकों के अंतिम शासक, इनको कहा जाता है अंतिम जात शासक, अंतिम शासक। और इसके बाद में इंद्र चतुर्थ को एक शासक रहते हैं चालुक्य के, जिनका नाम रहता है तेलक सेकंड। तेलक सेकंड काफी प्रभावशाली शासक रहते हैं। तेलक सेकंड इनको हरा करके क्या कर लेते हैं? राष्ट्रकूट वंश को चालुक्य वंश में शामिल कर लेते हैं, यानी कि चालुक्य वंश की स्थापना राष्ट्रकूट शासकों को हरा करके चालुक्य नरेश तेलक द्वितीय कर लेते हैं, अपने में शामिल। इनके समय में भी कुछ गुफा मंदिरों का निर्माण होता है। कहाँ पे? एलिफेंटा और एलोरा। एलिफेंटा कहाँ है? अच्छा, ये बताएं, आप लोगों से प्रश्न है, मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है? एलिफेंटा द्वीप पर बसा हुआ है सर। या सालसेट पर? मुंबई पर। हाँ, एलिफेंटा वही एलिफेंटा द्वीप है, ये सालसेट दोनों द्वीप है मुंबई में। तो ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, राजस्थान की गुफाएं, तीनों महाराष्ट्र में पड़ती है। आपको याद रखना है ना, औरंगाबाद के सभी। तो एलिफेंटा में कुछ गुफा मंदिरों का निर्माण, साथ में एलोरा। एलोरा की गुफा बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? इनमें 3 धर्मों से लेना देना है। एलिफेंटा गुफाओं, किसको बता दूं? नहीं बताओ? ठीक है, समझ लो। एलोरा में जो गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं प्राप्त होती है हमें। और इन 34 गुफाओं को अगर हम लोग डिवाइड करें तो गुफा नंबर 1 से 12, ये 1 से 12 थी, ये थी बौद्ध। और उसके बाद में 12 के बाद कहीं 13 से 29 ये थी हिंदू। और उसके बाद में रहती है जैन, 30 से 34, ये जैन धर्म से संबंधित। 3 धर्मों का लेना देना था। ये क्रम सही है ना? मैं एक बार देख लो, बन जाए ना, गलत ना हो जाए। बौद्ध, हिंदू, जैन, ठीक है। 13 29 जी। अब इसमें भी गुफाओं में ये पूछा जाता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी थी? गुफा नंबर 10 था। गुफा नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट थी। और एक और आती गुफा नंबर 15, ये 2 गुफाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण की गुफाएं हैं। क्यों महत्वपूर्ण गुफाएं? गुफा नंबर 10 जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। इस गुफा में इसको कहा गया विश्वकर्मा गुफा। देख लें, सॉरी हिंदू धर्म निकल गया, बौद्ध धर्म से संबंधित है विश्वकर्मा गुफा। बस खत्म हो गया सर, 2 मिनट हो। आज लोग, मुझे लगता है ये भी परेशान होगा। विश्वकर्मा गुफा लिख लिया। गुफा नंबर 10 विश्वकर्मा गुफा। ये एक्चुअल में चैत्य है। चैत्य जानते हो? चैत्य बिहार क्या होता है? बिहार क्या होगा? चैत्य क्या होगा? पंडित होते हैं तो उल्टा बताया।
हाँ और जो स्तूप बनाए जाते हैं हमें उसको चैत्य। बिल्कुल, जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं ना उसको चैत्य बोला जाता है। स्तूप वगैरह जिनमें पूजा की जाती है वो चैत्य होते हैं। जहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर साधु महात्मा रहते हैं जिस जगह पर उसको विहार बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि चैत्य हो गया मंदिर और विहार हो गई धर्मशाला, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो चैत्य था ये गुफा नंबर जो 10 है ना, विश्वकर्मा गुफा इसको कहा जाता है। इसकी गुफा नंबर 15 का विशेष है, इसमें भगवान विष्णु के बारे में गया है कि इनको नरसिंह अवतार बताया गया है। नरसिंह या पुरुष सिंह, नरसिंह या पुरुष सिंह अवतार इनके बारे में उल्लेख मिलता है गुफा नंबर 15। नरसिंह की कहानी तो आपने सुनी होगी, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद भगत और बाद में हिरण्यांश दोनों की स्टोरी। तो वो दोनों स्टोरी इन्हीं से रिलेटेड है, हिरण्यकश्यप वाली, नरसिंह, गुफा नंबर 15। समझ में आया सभी को? तो ये आपका राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बताएं कोई डाउट हो।